हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज प्रश्न नीति नीट सीरीज में जो आज मैं चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक मेटेलिक रॉड इसका मास पर यूनिट लेंथ आपको दे रखा है 0.5 किलोग्राम पर मीटर। मतलब मुझे ये जो वैल्यू दे रखी है वो है मेरी m/l की वैल्यू। is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal। मतलब मेरा एक ये इंक्लाइंड प्लेन है जो कि ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। ठीक, तो यहां पर एक मेटेलिक रॉड रखी हुई है। इसके कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, mg डाउनवर्ड, mg cos 30 और इधर होगा मेरा mg sin 30। ठीक, रॉड को इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग ए करंट थ्रू इट। अब इस रॉड में जब मैंने करंट फ्लो कराई तो इस पे एक फोर्स जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक, तो इस तरफ एक फोर्स और लगेगा आई बी एल साइन 30। सॉरी, आई बी एल का कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। अब ये स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, मींस आई बी एल कॉस 30 ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी साइन 30 के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉट अलाउड टू स्लाइड, मींस वो रेस्ट पे है। तो करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, m/l इंटू जी tan 30 डिग्री। m/l आपको दे रखा है 0.5 इंटू 10 इंटू 1/√3। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 11.32 एम्पियर। तो ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन है इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 in a room, it starts with an initial acceleration a naught towards west। तो केस 1 के अगर मैं बात करूं तो यहां क्या कह रहा है कि जो फोर्स है उसकी वजह से m इंटू ए नॉट का एक्सेलरेशन हो रहा है। अब यहां फोर्स कौन सा लगेगा चार्ज पे, q इंटू ई इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो एक्सेलरेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगी मेरी m ए नॉट अपॉन ई। और किस डायरेक्शन में होगी, टूवर्ड्स वेस्ट। अब केस 2 में क्या करा गया, अगर इसको प्रोजेक्ट करा टूवर्ड्स नॉर्थ विद ए स्पीड v नॉट, इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 3a नॉट टूवर्ड्स वेस्ट। मींस जो टोटल फोर्स अब इस पे कौन कौन सा लगेगा, एक तो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो जाएगा 3a नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, एम ए नॉट के इक्वल, प्लस
मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी बी इज इक्वल टू 3m a0। तो इससे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m a0 अपॉन e b0। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स डाउन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां क्या कह रहा है, एक a very long straight wire carries a current I at any instant when the charge capital Q plus Q is moving in this direction with a velocity v। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल से जरा देखिए, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, बी मेरा इस तरफ है, तो फोर्स हो क्या होता है मेरा, क्यू बी क्रॉस पी। बी इस तरफ है अलोंग ओ एक्स, ओ एक्स से आप बी की तरफ मेरी अपनी फिंगर्स को मूव करिए, वी टू बी। तो मेरा थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, अपवर्ड। इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि v इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। तो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स ओ वाई, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। The ionized hydrogen atom and alpha particles with same momentum enters perpendicular to a constant magnetic field. The ratio of their radius of their path. So R is equal to mv upon qb. So radius of hydrogen divided by radius of alpha particle is equal to mass of hydrogen divided by mass of alpha particles into v और b, क्योंकि मोमेंटम मेरा अब सेम है। मोमेंटम सेम होने का मतलब mh इंटू वी एच इज इक्वल टू m अल्फा इंटू v अल्फा। इंटू वी एच डिवाइडेड बाई m अल्फा इंटू v अल्फा। मोमेंटम मेरा सेम है, मीन्स m इंटू वी, यही मेरा मोमेंटम हो जाएगा अपॉन क्यू बी। तो क्यू ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ हाइड्रोजन, और अल्फा पे चार्ज हाइड्रोजन का 2 टाइम्स होता है, मतलब ये हो गया 2/1। तो आंसर मेरा आ गया 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a proton and alpha particles both enter in a region of uniform magnetic field B, moving at right angle to the field B. If the radius of circular orbit for both the particles is equal, means r p is equal to r alpha, एंड द काइनेटिक एनर्जी, ये आपको काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आपको दे रखा है, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैलकुलेट करनी। अब काइनेटिक एनर्जी का मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, मोमेंटम अपॉन क्यू बी, मीन्स अंडर रूट 2m के अपॉन क्यू बी।
मीन्स काइनेटिक एनर्जी मेरी हो जाएगी आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2m। अब मेरे पास अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आर अल्फा अपॉन आर पी होल स्क्वायर इंटू क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी होल स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा। अब आर अल्फा और आर पी ये तो इक्वल हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गए। के अल्फा अपॉन के पी इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1/1, ये अल्फा पार्टिकल मीन्स 2/1 होल स्क्वायर इंटू 1/4। तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम, और ये दे रखी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड a charged particles moves in a constant speed v in a circle of radius r. The time period or rotation, time period क्या होता है? 2 pi m upon q b, means time period is independent of both v and r. अब क्या कह रहा है? पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q and kinetic energy T enters in a transverse means perpendicular in a uniform magnetic field of induction B. After 3 seconds, the kinetic energy of the particle will be. अगर ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर अगर इंटर करेगी तो देयर विल बी नो चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी। means the kinetic energy will remain T. अब यहां क्या कह रहा है कि एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू, इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज रेडियस r of a cyclotron that is being used to accelerate proton of mass m. The operating magnetic field is B, is used in a cyclotron and the kinetic energy is k of the proton being produced by it are given by. तो अब मुझे B और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हमने अभी टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई m अपॉन क्यू बी, मीन्स फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाएगी? क्यू बी अपॉन 2 पाई m। तो B इज इक्वल टू 2 पाई m न्यू अपॉन E। तो 2 पाई m न्यू अपॉन E, मतलब इन दोनों ऑप्शन में हो सकता है ये वाले दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत। अब काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी मेरी होती है हाफ m v स्क्वायर, मीन्स हाफ m v इज इक्वल टू r ओमेगा, मीन्स r स्क्वायर ओमेगा 2 पाई न्यू होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर r स्क्वायर। तो 2 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर r स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बी का ये वैल्यू आ जाएगी
और काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है, इसका मास दे रखा है 10 टू द पावर -2 kg, कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 into 10 to the power -8. A particle is given an initial horizontal velocity of 10 to the power 5 meter per second. In the presence of electric field E and magnetic field, to keep the particle moving in a horizontal direction, it is necessary that. अब मेरे पास अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब जो वेलोसिटी है मेरी, अगर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में, तो मेरा जो पार्टिकल है वो हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस तरीके से होंगी। तो जो फोर्स लगता है मेरा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू QE प्लस QB क्रॉस B। ठीक, अब जरा इसी के बेसिस पे पहला पॉइंट देखिए, B शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर B और V मेरा परपेंडिकुलर होंगे, मतलब थीटा इज इक्वल टू VB साइन थीटा साइन 90 मींस QEB, एंड E शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर मेरा B और V तो वेलोसिटी में और E हमारा किधर आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, बोथ B एंड E शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक, दोनों ही BB और EB दोनों ही मेरे सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, जो V की डायरेक्शन में, जिससे कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, बोथ B एंड E आर शुड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। B और E अगर दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि हमारी वेव में होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक, और जो उनका वेव का मोशन है वो किधर है, चार्ज का मोशन, जो वेलोसिटी, तो हमारा दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, मतलब नेट जो चार्ज पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, मींस 2 and 3 आर करेक्ट, मींस ऑप्शन सी नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायो-सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। बिल्कुल सही, P इज इक्वल टू dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस R ऑन R स्क्वायर। मीन्स किसी भी एलिमेंट के डीएल एलिमेंट की वजह से जो किसी भी पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर ये डिस्टेंस R ले लूं तो ये एंगल है मेरा थीटा, तो ये तो बिल्कुल ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है, मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, बायो-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स लॉ। नहीं, गलत, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option number C is correct. A straight conductor carries a current I split into two parts. अब इसके दो पार्ट करे गए, एक ये वाला पोर्शन है मेरा, और दूसरा पोर्शन है मेरा ये वाला पोर्शन। यहां की करंट है I1 और ये वाली करंट है I2। क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज R, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P एट द लूप। इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जरा देखो,
कि इस पॉइंट करंट कंडक्टर ये, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी इनसाइड और इसकी वजह से क्या है आउटसाइड, मींस नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या हो रही है सब्ट्रैक्ट। पहली बात तो ये निकल के आई। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, B1 अगर मैं कहूं ड्यू टू करंट I1, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 R इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा 1 कह दिया, और थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी 3 पाई बाई 2। B2 मेरा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R इंटू थीटा 1 थीटा 2 अपॉन 2 पाई I2। नाउ थीटा 1 कितना है मेरा, थीटा 1 इज 3 पाई बाई 2 और थीटा 2 हो जाएगा मेरा पाई बाय 2। अब मुझे I1 और I2 के बीच में रिलेशन निकालना है। चलिए, I2 अपॉन I1, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, तो दोनों का रेजिस्टेंस में वेरिएशन कहां होगा, लेंथ में, मींस I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू L2। L1 कितनी है मेरी 3 बाय 3 इंटू 2 पाई R इंटू 3 बाई 4 और दिस इज 2 पाई R बाय 4, मींस I2 इज इक्वल टू 3I1। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। म्यू नॉट I1 अपॉन 2R इंटू थीटा 1 3 पाई बाई 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 2 इंटू 2 पाई 2, तो 3 पाई बाई 4 पाई, 3 पाई बाई 4 पाई means net magnetic field is 0. So option number A is the correct answer. अब याद देखिए, एक वायर कैरिंग ए करंट I, अब इसका इस शेप में बेंड करा गया, लीनियर पार्ट ऑफ ए wire is very long and parallel to the x-axis while the semicircular portion of the radius r is lying along yz plane. Magnetic field at O. अब जरा इस चीज को अगर मैं दोबारा बना रहा हूं तो देखो जरा ध्यान, ये पोर्शन हो गया मेरा वायर 1, ये हो गया इसके इस वाले के लिए 2 और इसका कह दिया 3। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इनसाइड, यहां हो जाएगी आउटसाइड, करंट इस डायरेक्शन में आई, ये है मेरा y एक्सिस, दिस z एक्सिस। तो अब इनफाइनाइट इज वायर की वजह से B1 और B3 की वैल्यू क्या होगी,
V1 और V3 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। V1 मेरा क्या होगा ड्यू टू वायर, V1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन 4 पाई R माइनस का K कैप, यही मेरा किसके इक्वल होगा, B3 के। और इस सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 4R इन I डायरेक्शन। देखो इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन हो जाएगा, तो I कैप की तरफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, B1 प्लस B2 प्लस B, माइनस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस कर दूंगा तो वे ये आ जाएगा माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू पाई I कैप प्लस 2 K कैप। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन ए थिन रिंग ऑफ रेडियस R, a ring rotates about its axis with a uniform frequency f hertz। तो करंट मेरी क्या हो जाएगी, Q बाई टी, और टोटल टाइम पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी देर, f मींस Q इंटू एफ। अब रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2R मींस म्यू नॉट Q F बाय 2R। तो म्यू नॉट क्यू एफ अपॉन 2R, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग ए स्टेडी करंट, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर। इफ इनसाइड की अगर मैं बात करूंगा, R लेस देन लेट्स से कैपिटल R, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगी, और R ग्रेटर देन कैपिटल R, देन मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मींस it linearly increases as a function of distance up to a boundary and of the wire, and then linearly decreases from for the outside, linearly increases as a function of distance R up to the boundary of the wire, and then decreases with 1 upon R dependency on the outside wire, means option number C is the correct answer। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, एक थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस R कैरीज ए करंट I, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन निकालना है ऑफ द केबल विद डिस्टेंस R। तो मैग्नेटिक फील्ड इस R से जब अंदर होगी तो क्या होगा, लीनियरली, मतलब यहां पर स्ट्रेट लाइन, और फिर डिक्रीज करेगी, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी E शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एंड यहां पर B की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां क्या कह रहा है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R, चाहे केबल कह दे, यहां पर कंडक्टर कह दिया है, कंडक्टर में इनसाइड हमेशा लीनियरली एंड आउटसाइड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन होगा, मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड, एक दो वायर दे रखे हैं, एक 5 एम्पियर एक 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में हो रही करंट, मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट निकालनी है।
अगर दोनों में करंट सेम होती तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी जीरो आती। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का सबसे पहले डायरेक्शन देख लो। थंब इधर रखा तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर 5 एम्पियर वाले वायर की वजह से इनसाइड और 2.5 के लिए आउटसाइड, मींस दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। इसकी करंट को मैंने बोल दिया I1, इधर बोल दिया I2। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 माइनस B2, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 अपॉन R। अब R कितना हो जाएगा, हाफ R/2। अगर बी इन दोनों का टोटल डिस्टेंस जो बोला है वो R बोल दिया, माइनस B2 μ0 अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन R/2। तो μ0 अपॉन 4, μ0 अपॉन पाई, क्योंकि 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 5 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 5। तो B इज इक्वल टू μ0 अपॉन पाई मीन्स 2.5 बाय 5 मीन्स μ0 अपॉन 2 पाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। A long solenoid of radius 1 millimeter means 1 into 10 to the power minus 3 meter. Number of tons 100 tons per millimeter आपको दे रखे हैं। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, flows in the solenoid. The magnetic field in strength in center of the solenoid B is equal to μ0 Ni। यहां पर N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको दे रखा है, लेकिन मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। तो जो आपकी बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 12.56 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। अब ये एक अरेंजमेंट दे रखा है 3 पार्टिकल्स का ए, बी और सी पे, जिनके परपेंडिकुलर रखा है, जिनकी यहां एंगल 90 है। The same current I along the same direction as shown in figure. The magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ड्यू टू 2 है, फोर्स इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई, सेम करंट है I² L अपॉन दोनों का बीच का डिस्टेंस D। अब इसकी वजह से और इन दोनों की वजह से जो फोर्स होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, मींस टोटल फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यही मेरा F2 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मींस F इज इक्वल टू √2 टाइम्स F1 मींस √2 μ0 अपॉन 2 पाई I² L/D। अब मेरे पास ऑप्शन देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है, मतलब F/L जो मेरा आ जाएगा √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, मींस आ जाएगा μ0 अपॉन √2 पाई I² अपॉन D। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट, μ0 I² अपॉन √2 पाई D। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अब यहां क्या करें, स्क्वायर लूप है। अब जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो किस किस की वजह से होगा, एक तो इस वाले वायर की वजह से
और एक इस वायर की। तो इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो F क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल I इंटू स्मॉल आई इंटू L अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस L/2 मीन्स म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू कैपिटल I स्मॉल आई। F2 की वैल्यू होगी इस वाले वायर CD वाले पोर्शन के लिए, ये AB पोर्शन के लिए, ये CD के लिए। F2 की हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैपिटल I स्मॉल आई अपॉन L/2 इंटू L 3L/2 मीन्स F2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल आई अपॉन 3 पाई। तो नेट फोर्स अब इस पे क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो। इस पे फोर्स की वैल्यू जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसकी वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, यहां भी इसकी वजह से इनसाइड है। अब करंट का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए थंब करंट के डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो फोर्स मेरा किस तरफ लगा, इस वाले वायर की वजह से फोर्स का डायरेक्शन ये होगा F1। यहां थंब करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में। मींस नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल आई अपॉन पाई माइनस म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल आई अपॉन 3 पाई मीन्स 2 म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल आई अपॉन 3 पाई। तो 2 म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल आई अपॉन 3 पाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां क्या कर रहा है कि यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A and a resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of first an equilateral triangle of side A। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर साइड A है तो टोटल लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल केस 1 में कहेंगे जब इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में करा, तो टोटल लेंथ हो जाएगी मेरी 3A L डैश। अब लेकिन वायर की लेंथ कितनी है 12A, तो नंबर ऑफ लूप्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 12A अपॉन 3A मीन्स 4। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैं इसको वूंड करा, आपको निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मीन्स M इज इक्वल टू NIA। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू A स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इज 4 मीन्स √3I A स्क्वायर मीन्स √3I A स्क्वायर। अब सेकंड केस में क्या करा, जब स्क्वायर के फॉर्म में करा तब इसकी जो लेंथ हो जाएगी 4A,
तब नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं 12a अपॉन 4a मींस नंबर ऑफ टर्न्स अब कितने हो गए 3। एरिया क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर। तो अब इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 3 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर। तो 3ia² और √3i। इस ट्राइंगल के केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल √3ia² और स्क्वायर में 3ia²। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब एक क्लोज लूप है PQRS। इसमें एक फोर्स लग रहा है F3 इस डायरेक्शन में, F1 इस डायरेक्शन में। F2 इधर लग रहा है, and in the plane of paper and along the direction of shown figure the force on the segment QP is। अब इस QP में फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या, मान लिया ये इसका रिजल्टेंट फोर्स F हो गया। तो अगर मैं देखूं तो ये तो हो गया मेरा F3, इधर हो जाएगा F1, ये हो गया मेरा F2 और ये कहीं हो गया मेरा F4 कह दी। दिस एंगल विल बी थीटा। तो ये हो जाएगा F4 cos थीटा, इधर हो जाएगा F4 sin। तो F4 cos थीटा इज इक्वल टू F2 और F1 प्लस F4 sin थीटा is equal to F3 means F4 sin theta is equal to F3 minus F1। एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई, एक ये मिल गई, तो टोटल F4 की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ F3 माइनस F1 होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये आपको दे रखी है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर IS दे रखा है और वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको दे रखी है 20 डिवीजन पर वोल्ट। आपको रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर निकालना है। रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर क्या होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर को एम्पियर में, तो ये मेरा आ जाएगा 250 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। A galvanometer of resistance G is shunted by a resistance S ohm to keep the main current in the circuit unchanged means जो मेन करंट मेरी चेंज नहीं हो रही है मींस टोटल रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज मतलब ये रेजिस्टेंस R, ये मेरा गैल्वेनोमीटर और इसके साथ मैंने शंट किया एक रेजिस्टेंस S। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R प्लस S इंटू जी अपॉन S प्लस जी। अब क्या कह रहा है कि मेन करंट मेरी चेंज नहीं हो रही है, तो कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज्ड मींस ये टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा जी के। तो आपकी R की वैल्यू क्या आ जाएगी G² अपॉन S प्लस जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम shows full scale deflection when a current of 1 ampere passes through it, means ये मेरा full scale deflection current है. It can be converted into an ammeter to read 5 ampere. मुझे ये करंट मेजर करनी है. जब मुझे ज्यादा करंट मेजर करनी है, मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है, 1 एम्पियर, और मुझे मेजर करनी है 5 एम्पियर. तो मैं क्या करूंगा, मुझे करंट को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मुझे शंट में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. ठीक. तो अगर ऑप्शंस में देखो, सीरीज वाला ऑप्शन जो भी होगा वो गलत हो जाएगा. ये भी गलत है और ये भी. अब ये पैरेलल, मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आ सकती है. अब आगे देखो, मेरे पास 60 ओम का एक है गैल्वेनोमीटर, मतलब आर जी की वैल्यू मैं कहूं, ये दे रखा है आपको 60 ओम. मैंने शंट में एक रेजिस्टेंस लगा दिया एस, या आर एस एच बोल देता हूं. ठीक. मुझे कौन सी करंट मेजर करनी है, 5 एम्पियर की. इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 1 एम्पियर. ठीक. अब देखो, करंट डिवाइडर रूल सीधे याद रखो. मुझे 1 एम्पियर की करंट, इसमें करंट है 1, टोटल करंट हो गई 5. इसमें करंट निकालना हो, इसकी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आर एस एच अपॉन आर एस एच प्लस 60. तो आर एस एच प्लस 60 इज इक्वल टू 5 आर एस एच, मीन्स आर एस एच इज इक्वल टू 15 ओम. तो पुटिंग पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 15. इसी तरीके से अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और भी चैप्टर्स के लिए. थैंक यू.